ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी हिंदी में कहानी दूसरा पार्ट ईदगाह पढ़ेंगे। जैसा कि पहले अपन ने बरसते बादल पढ़ चुके हैं, उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ और आप सब कुछ देख चुके हैं कि उसमें कौन से मुख्य प्रश्न हैं। मैंने ये भी बताई हूँ आपको, पैराग्राफ आराम से समझाते हुए बताई हूँ। हर एक पैराग्राफ में मैंने आपको ये बताई हूँ कि वो अगर आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश में आता है तो उसमें से कौन सी आपको उसमें से क्या क्या पूछे जाते हैं, ये भी एक एक छोटी छोटी बात भी मैं आपको समझाई हूँ। उसी तरह उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने तुमको दी हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं 4 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए। उसके साथ ग्रामर का भी पार्ट पूरा बताई हूँ। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट जो अपना है ईदगाह। बच्चों ये पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी पढ़ाई के लिए। इसमें से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक जरूर आता है कि ईदगाह कहानी का सारांश लिखिए। ये तो आता ही आता है, उसके साथ में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी 4 मार्क के लिए इसमें से कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आपको ये कहानी को ध्यान से सुनना है और इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जो आप लोग बहुत गलती करते हो सारांश लिखने के टाइम में, और ये लिखने के टाइम में कहानी आप जो गलतियां करते हो जिसके वजह से आपके सारांश के 6 मार्क्स से इसमें 2 या 3 मार्क्स मिलते हैं जो आपके लिए वेस्ट हो जाता है। जबकि ये कहानी बहुत सरल है, आप बस ध्यान से सुनना। जहां आप गलतियां करते हो वो छोटी छोटी गलतियां भी मैं आपको समझाऊंगी, वो गलतियां आप मत करना। इसमें सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे प्रेमचंद, जो हमारे हिंदी साहित्य के महान सम्राट माने जाते हैं, उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। और प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में एक समझो किंग, एक राजा है, वो हमारे हिंदी साहित्य के इस तरह से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आज अपन अपना कवि परिचय पढ़ेंगे और यह प्रेमचंद का कवि जो लेखक परिचय है ये भी आपको फर्स्ट बीट 4 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन में ये भी आता है, जो भी मैं बताई हूँ तुमको। मैंने बताई थी कि एक आप शॉर्ट बुक लीजिए, 100 पेज की छोटी सी बुक लीजिए और उसमें जितने भी कवि और लेखक के परिचय हैं उनको आप अपने बुक में अच्छी तरह से, जो भी लेखक और कवि परिचय है उनको आप लिखिए और उनको फर्स्ट ओपन साइड में लिखने हैं। मैंने आपको ये भी बताई हूँ कि उनको ओपन साइड में लिखने, आपको फर्स्ट पेज में लिखने हैं। जैसे कि हर एक छोटा पिक्चर लगाइए और उनके फ्रंट पेज में सब लेखक और कवि परिचय के नाम आप लिखिए और दिन में एक बार आपको ये जरूर पढ़ना है, चाहे आप सोते समय पढ़ो, चाहे सुबह उठ के पढ़ो या कोई भी समय, क्योंकि इनमें से अपने को 4 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। जो कवि परिचय और लेखक परिचय है, जो फर्स्ट बीट है 3 मार्क की, वो अपने को उसमें कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है, कोई भी लेखक या कवि का परिचय आता है तो ये आपको 5, 6, 7 जो भी है वो लेखक और कवि परिचय याद कर लोगे तो 4 मार्क का आप लिख सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको बताई हूँ कि आपको चाहे आप पैराग्राफ में लिखो लेखक कवि परिचय, चाहे आप ऐसे पॉइंट वाइज लिखो, आपको पूरे मार्क मिलेंगे। आप ये ऐसे पॉइंट में लिखते हो तो ये आपको याद रखने के लिए सुविधाजनक होता है, इसको आप पैराग्राफ में बदल सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसलिए लेकिन अपनी बुक में ऐसा जरूर लिखना ताकि आप जब भी देखो उसको तो आपको वो याद हो जाएगा, आपको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब देखो, आप लेखक परिचय में है, प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880
प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। बच्चों ये आपको याद रखना है कि उनका असली नाम क्या था। ये मल्टीपल चॉइस जो सेकंड बिट आता है पार्ट बी में, आपको ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का असली नाम क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। उसके बाद में उनको उपाधि, पहले के ज़माने में जो उपाधियाँ दी जाती थी, सोवियत रूस, ज्ञानपीठ और जो आदि, वो नहीं थी, लेकिन उनको सबसे बड़ी उपाधि दी गई है कि वो हमारे उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। उसके बाद उनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या है? गोदान, गबन, निर्मला आदि उनकी ये कहानियाँ हैं बच्चों। उसके अलावा उन्होंने उपन्यास लिखे, बड़े घर की बेटी, कफन आदि इनके उपन्यास हैं। उनकी मृत्यु 1936 में हुई। इसके अलावा बच्चों जब भी आप कवि परिचय या लेखक परिचय लिखते हैं तो हर कवि लेखक की एक विशेषता होती है। जैसे कि मैं पिछले बार बताई थी कि सुमित्रानंद पंत है जो, वो प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। वो सिर्फ प्रकृति के बारे में ही लिखते हैं। आप सुमित्रानंद पंत की कोई भी कविता देख लीजिए, वो सिर्फ प्रकृति के बारे में ही लिखते हैं, नेचर के बारे में लिखते हैं। वैसे ही हमारे जो प्रेमचंद जी हैं वो ग्रामीण जीवन की रचनाएं लिखते हैं। उनकी सारी कहानियां आपको ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई मिलेंगी। तो इनकी विशेषता, जब भी आप लेखक कवि परिचय लिखो, हर कवि लेखक की विशेषता है, जिसमें आपको ये लिखना जरूरी है कि उनकी विशेषता क्या है। सुमित्रानंद पंत की विशेषता मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। प्रेमचंद की विशेषता है कि वो ग्रामीण जीवन की पर आधारित रचनाएं लिखते हैं। उनकी रचनाओं में आपको ग्रामीण जीवन का वर्णन बहुत अच्छी तरह मिलेगा। ग्रामीण जीवन से रिलेटेड अगर आप उनकी कहानियां पढ़ते हो या उपन्यास पढ़ते हो तो आप देखोगे कि आप भी ऐसा लगेगा कि एक ग्रामीण जीवन में चले गए। तो ये एक बहुत बड़ी कला होती है कि अगर हम कुछ किसी को बता रहे हैं, लिख रहे हैं या पढ़ने के लिए बता रहे हैं, तो वो उसके अंदर आ जाना, उनको भी ऐसी फीलिंग होना कि वो ग्रामीण जीवन के बारे में लिख रहे हैं। तो बच्चों ये अपना कवि परिचय, लेखक परिचय था। अब अपन ये पाठ शुरू करते हैं। पाठ में आपको मैं एक एक पैराग्राफ समझाने के साथ साथ, जैसे कि आपको पैराग्राफ में से जो जो छोटी बातें हैं कि उसमें पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, विशेषण कौन से हैं, या उनको दीर्घ जो संक्षिप्त में लिखो शब्द कौन से हैं, जो भी छोटी छोटी बातें वो मैं आपको समझाते जाऊंगी। और आपको भी अपनी पेंसिल से बुक में ये नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे, ये पाठ को पढ़ोगे या कुछ, तो आपको ये ध्यान आ जाएगा कि हमको उसमें से ये पैराग्राफ में ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पार्ट बी पार्ट में जो मल्टीपल चॉइस आते हैं 20 मार्क के, वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। उसमें पाठ में से दिया जाता है, वहाँ पे आपको आंसर भी दिए रहते हैं, सिर्फ टिकिंग करनी रहती है आपको। तो वो 20 मार्क आपके लिए बहुत उपयोगी, बस वो लेसन में से रहते हैं। तो बस आपको जो छोटी छोटी चीज़ें वो ध्यान रखनी है। बाहर से कुछ भी नहीं आता, जो भी आता है वो अपनी पढ़ाई में से ही आता है, ये बुक के अंदर से आता है। बस ये है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए आप ध्यान में रख के इसको पढ़ेंगे। अब अपन ये अपना पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें विषय प्रवेश है। सबसे पहले ये अपन विषय प्रवेश पढ़ेंगे कि प्रेमचंद जी हमको क्या कहना चाहते हैं। इसमें क्या बताया है कि प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। हम अपने बुजुर्ग वयोवृद्ध का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे कि इस कहानी में दर्शाया गया है। बच्चों ये कहानी में शॉर्ट में छोटे में आपको बताती हूँ कि ये कहानी क्या है। ये कहानी क्या है कि एक छोटा 6-7 साल का छोटा बच्चा है हामिद। वह अपने, उसके माता पिता नहीं है और वह क्या करता है, अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी ही उसका पालन पोषण करती है और वो अपने दादी के साथ रहता है। लेकिन क्या है कि उसके दादी बहुत गरीब है और वो बच्चा भी बहुत गरीब है, लेकिन उसका अपनी दादी के प्रति कितना प्रेम है ये पाठ में वही दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि हामिद छोटा बच्चा है, ईद का समय था, वह सब बच्चों के साथ में वो भी ईदगाह जाना चाहता था, मेले में जाना चाहता था। पर क्या होता है कि ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास चप्पल है, ना उनके घर में खाने के लिए कोई चीज़ है। उसकी दादी उसको उनके दोस्तों के साथ में ईदगाह जाने के लिए भेज देती है, लेकिन वो सोचती है कि वहाँ जाएगा जब तक वह कुछ खाने का इंतजाम करके त्यौहार के दिन कुछ सेवैयाँ या कुछ बनाएंगी, इसलिए वह उसको ईदगाह के मेले में भेज देती है। वहाँ जाने के बाद में क्या होता है, उसके दोस्तों के पास बहुत सारे पैसे रहते हैं, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे रहते हैं। जब ईदगाह में नमाज अदा होने के बाद में सारे बच्चे
मेले में दुकान में जाते हैं और कुछ कुछ खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने लगते हैं, लेकिन हामिद कुछ भी नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि उसके पास में सिर्फ 3 पैसे रहते हैं। हामिद कुछ नहीं खरीदता। वो चाहता है, पर वो जाता है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो कुछ नहीं खरीदता, मिठाई ले ले, पर वो नहीं खरीदता। लेकिन जब आगे जाता है तो उसको एक चिमटे की दुकान दिखती है। चिमटा जानते हो बच्चों, जब अपन रोटियां बनाते हैं तो तवे पर से गैस पे सेकने के लिए या चूल्हे पर सेकने के लिए हम एक चिमटे का उपयोग करते हैं। तो वो क्या करता है, जब उसको चिमटा दिखता है तो उसको अपनी दादी की याद आती है। वो सोचता है कि जब दादी मेरी रोटी बनाती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है, तो वो क्या करता है कि वो 3 पैसे का चिमटा खरीद लेता है। दुकान वाला उसको ज़्यादा पैसे पूछता है, पर वो उसको मना के उससे 3 पैसे में चिमटा ले लेता है। वो चिमटा लेने के बाद उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं कि कुछ खाया नहीं, कुछ मिठाई या खिलौने लिया तो देखो क्या लिया, चिमटा लिया। पर वो अपनी दादी के बारे में सोचता है कि मेरी दादी चिमटा देख के कितनी खुश हो जाएंगी और उसको कितनी खुशी होगी कि मैंने उसके लिए चिमटा लाया हूँ। लेकिन जब घर जाने के बाद उसकी दादी चिमटा देखती है तो उसके ऊपर गुस्सा करती है और सोचती है कि देखो कुछ खाया पिया नहीं, सारे दिन भूखा घूमा और लाया तो देखो चिमटा लाया, इसलिए उसके ऊपर गुस्सा करती है। पर हामिद जब अपनी दादी को बताता है कि दादी तुम जब रोटी बनाते हो तो आप तुम्हारे हाथ उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने ये 3 पैसे का चिमटा लाया हूँ, तो उसकी दादी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसको गले से लगा लेती है और अब उसके आंसू रुकते नहीं और वो हामिद को बहुत प्यार करती है। पर हामिद छोटा बच्चा ये रहस्य समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी दादी ये सोचती है कि उसका मेरे लिए कितना प्रेम है। इस कहानी में हमको यही बताया गया है कि हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए हमारे दिल में जो प्रेम रहता है वो इस कहानी में दर्शाया गया है, जो हामिद के मन में अपनी दादी के लिए है। तो बच्चों, आपको शॉर्ट में ये कहानी छोटी सी समझ में आ गई। अब अपन पाठ में इसको पढ़ेंगे और पाठ के बीच में जो भी तुम्हारे लिए उपयोगी चीज़ें हैं वो मैं आपको बोर्ड पर लिखा के समझाते जाऊंगी। आप भी अपनी बुक में नोट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो अपनी बुक में एक पेंसिल लेके बैठिए, जो भी मैं बताती हूँ पेंसिल से लिख लीजिए, बाद में इसको एक बुक में आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। Hello friends, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at KVC I am chemistry faculty. So, first of all, let me wish you all the best for your upcoming board examination. Here at KVC we are the team of IITians and ITians and doctor to help you achieve your dream. So, what are you waiting for? Come and join us and fulfill your dream. बच्चों, अभी अपन पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने तुमको बोली हो, या तो एक नोटबुक अपने बाजू में रखो, पेन रखो, या तो एक पेंसिल इरेजर अपने साथ में रखो। जो भी मैं बताती हूँ तुम उसको प्लीज़ बुक में नोट कर लो या एक नोटबुक में नोट कर लो, तुम्हारे लिए यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए टाइम भी बहुत कम है। अगर इसको छोटा छोटा मुझसे समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अब अपन लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोगों का ध्यान भी बुक में रहना चाहिए, ताकि आपको लिखने के समय में आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो सुधारेंगे, मात्राएं देखेंगे, और जो भी मैं टिक करवाऊंगी वो आपके ध्यान में रहेगा। ठीक है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावनी प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 15 पैसे है। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई, और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक क्या हुआ। बच्चों, ये 2 पैराग्राफ हैं। अब इसमें मैं तुमको समझाऊंगी। सबसे पहले रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि रमज़ान के 30 रोज़े, ये आपको मल्टीपल चॉइस में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, कि कितने दिन के बाद ईद आई थी। तो तुमको याद रखना है कि 30 रोज़ों के बाद ईद आई थी। उसके बाद में है यहाँ पर मनोहर, दूसरा है मनोहर,
मनोहर को क्या है, ये संक्षिप्त में लिखा है, इसको विग्रह करके लिखना है, मन को हरने वाला। ये सभी आपको भाषा की बात में भी मिलेंगे और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी आपको ये छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। आप अपनी बुक में इसको अंडरलाइन कीजिए या तो नोटबुक में मैं जो भी लिखा रही हूँ उसको नोट कर लीजिए। मनोहर कितना सुहावनी प्रभात, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। अब यहाँ पर वृक्ष, वृक्ष इसके पर्यायवाची शब्द है पेड़, पादप, तरु, ये भी आपको याद रखने हैं। चौथा है प्रभात। प्रभात का है पर्यायवाची शब्द सुबह, भोर और प्रातः काल। तो बच्चों आप देखे हैं कि यहाँ पर आपको 30 रोजे विशेषण है, ये मल्टीपल चॉइस में आएगा। मनोहर दिया है तो उसको विग्रह करके लिखना है आपको, मन को हरने वाला। वृक्ष, वृक्ष के पर्यायवाची शब्द पेड़, पादप, तरु। प्रभात, प्रभात के पर्यायवाची शब्द सुबह, भोर, प्रातः काल। इसके साथ में यहाँ पे सूर्य दिया हुआ है। सूर्य का क्या है, आदित्य, प्रभाकर, भानु। ये आप देखो, ये है सूर्य के पर्यायवाची शब्द। सूर्य के पर्यायवाची शब्द आप देख रहे हैं, ये है। ये छोटे छोटे जो पैराग्राफ में दिए, यही लेसन में आपको भाषा की बात में यही सब कुछ दिए जाते हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या मल्टीपल चॉइस में यही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ के आधार पर, जो आपको ध्यान रखना है। जो आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं रखते, फिर एग्जाम में आने के बाद में आपको पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सूर्य है, सूर्य का है आदित्य, प्रभाकर, भानु। इस तरह कितना प्यारा, कितना शीतल दिन है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी। अब बच्चों सेकंड पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। लड़के बार बार प्रसन्न हैं, लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। अब यहाँ पर अपने को दिया है बार बार। बच्चों ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, बताओ ये क्या है बार बार? बार बार है ये पुनर्युक्त शब्द है। मैं इसके पहले भी बताई हूं कि एक ही शब्द जो एक साथ दो बार यूज किए जाते हैं उनको हम पुनर्युक्त शब्द कहते हैं। इसका बच्चों आपको वाक्यों में प्रयोग भी आता है कई बार कि बार बार पुनर्युक्त शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो आपको ये भी ध्यान में रखना। अब यहाँ बार बार क्या है, पुनर्युक्त शब्द है। उसके बाद में है मोहसिन गिनता है 1 2 10 12। उसके पास, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्होंने अनगिनत खिलौने, मिठाई और ना जाने क्या क्या खरीदेंगे।